नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से उपस्थित हूं आपकी कक्षा में, जिसमें कि लर्निंग अर्थात अधिगम का पार्ट मैंने कल बताया था, जो कि फर्स्ट पार्ट था। आज हम उसको ही कंटिन्यू करेंगे सेकेंड पार्ट में, जो कि संपूर्ण वृत्तांत आप जानेंगे कि अधिगम के बारे में संपूर्ण चीज़। और हाँ, अगर आपने पहले वाली कक्षा को अर्थात कल वाली कक्षा को आपने नहीं देखी है तो उन चीज़ों को आप ज़रूर देखें, तभी आपको सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। दरअसल मैंने आपको बताया था कि अधिगम की जो प्रक्रिया होती है, अधिगम की प्रक्रिया दरअसल क्या है। तो अधिगम की प्रक्रिया दरअसल वह है जिसमें कि अनुभूति या अभ्यास के द्वारा हमारे व्यवहार में वांछित स्थायी परिवर्तन आता है। अर्थात सिंपल सी बात है कि जब भी हम किसी भी चीज़ को सीखते हैं, किसी भी चीज़ों का अभ्यास करते हैं, किसी भी चीज़ों का अनुभव करते हैं, किसी भी चीज़ों की अनुभूति करते हैं, तो उसके द्वारा हमारे व्यवहार में वांछित क्या होता है, परिवर्तन आता है। वो परिवर्तन क्या होता है, तो अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। क्योंकि उन जिन चीज़ों के बारे में मुझे नहीं पता था, तो हम किस प्रकार से व्यवहार कर रहे थे मुझे खुद नहीं पता था कि हम सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, हम कर भी रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, अर्थात जो भी चीज़ है। लेकिन जब मुझे उसका ज्ञान हुआ, जब मैंने उसका अभ्यास किया, जब मेरे द्वारा अनुभूति की गई, जब मैंने उसका अनुभव किया, तो पता चला कि मेरे द्वारा अब जो कम से कम जो आने वाले समय में जो व्यवहार होगा वो कैसा होगा, तो उस प्रकार का होगा, अर्थात वांछित परिवर्तन के साथ होगा। तो इसीलिए ज्ञान के बाद जो भी हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है वही क्या होता है, अधिगम होता है। अब मैंने बताया था कि जो अधिगम होते हैं उसके मुख्य रूप से ये दो चीज़ों पर टिका हुआ होता है। दो चीज़ों पर जो टिका हुआ होता है उसमें एक होता है क्या, अनुभव, और दूसरा होता है परिपक्वता। मैंने आपको ये सब सारी चीज़ें आपको बताई हैं। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि अधिगम का अर्थ पहले जो समय में होता था वो केवल और केवल सीखने की प्रक्रिया से संबंधित था। लेकिन हम आज के समय में जो मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया में जो हम अधिगम का व्यवहार करते हैं, वो अधिगम का प्रक्रिया न केवल सीखना बल्कि सीखना और सिखाना दोनों ही की प्रक्रिया है। अर्थात अगर मैं अगर पढ़ा रहा हूँ तो मैं भी सीख रहा हूँ और आप भी सीख रहे हैं। अर्थात आपको पढ़ाकर मैं भी सीख रहा हूँ और मेरे पढ़ाए गए चीज़ों को आप भी सीख रहे हैं। तो न केवल सीखने की प्रक्रिया अर्थात सीखने और सिखाने दोनों ही की प्रक्रिया मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया में होती है आज के समय में। तो मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था कि ये KV² होता है, अर्थात K फॉर नॉलेज, फिर B फॉर बिहेवियर और B फॉर बिलीव, अर्थात ज्ञान में परिवर्तन, विश्वास में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन। तो इन चीज़ों के ऊपर ये अधिगम आपका टिका हुआ है। अब हम ये आज जो बताएंगे मुख्य रूप से जो अधिगम की प्रक्रिया होती है, इसको हम थोड़ा सा लंबा खींच देते हैं। तो इस अधिगम की प्रक्रिया में मुख्य रूप से क्या होते हैं, तत्व होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। अब ये जो कंपोनेंट्स होते हैं, ये 4 कंपोनेंट्स मुख्य तौर पर माने गए हैं कि अधिगम की प्रक्रिया में ये 4 कंपोनेंट्स होते हैं। इसको और हम थोड़ा इधर लेते हैं। तो इसमें जो पहला होता है उद्दीपक, अनुक्रिया, अभिप्रेरणा और पुनर्बलन। ये 4 प्रक्रियाएं होती हैं। इसको हम स्टिमुलस कहते हैं, उद्दीपक को हम स्टिमुलस कहते हैं, इसको हम रिस्पॉन्स कहते हैं, इसको हम मोटिवेशन कहते हैं और इसको हम रीइंफोर्समेंट कहते हैं।
रीइंफोर्समेंट कहते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? स्टिमुलस कहते हैं। स्टिमुलस कहते हैं, अर्थात ये मुख्य तौर पर सीखने की प्रक्रिया में 4 तत्व माने गए हैं, 4 कंपोनेंट्स माने गए हैं, जिसमें कि एक होता है उद्दीपक, दूसरा होता है अनुक्रिया, तीसरा होता है अभिप्रेरणा और चौथा होता है पुनर्बलन। अब ये बताते हैं इसके भी कुछ तत्व होते हैं। इसके भी जब कुछ तत्व होते हैं, अर्थात अभिप्रेरणा के भी कुछ तत्व होते हैं, तो इसमें पहला होता है नीड, ड्राइव, मोटिव एंड गोल। अब ये मोटिव जो होता है, अर्थात मोटिव जो होता है, इस खैर हम बताएंगे। तो ये जो मोटिव होता है, ये जो 4 प्रक्रियाएं होती हैं, 4 जो तत्व होते हैं, उसमें आप देखेंगे कि ये जो 2 तत्व हैं, अर्थात उद्दीपक और अनुक्रिया, ये क्या होते हैं? तो अनिवार्य होते हैं। ये अनिवार्य तत्व होते हैं, और ये अभिप्रेरणा और ये जो पुनर्बलन होते हैं, रीइंफोर्समेंट होते हैं, ये आवश्यक अंग होते हैं। ये आवश्यक अंग होते हैं। अब आप कहेंगे कि ये अनिवार्य और आवश्यक क्या होता है? तो ये तो दोनों एक ही है। तो दोनों एक नहीं है। अनिवार्य का मतलब होता है कि जिसके बिना कार्य ही नहीं हो, जिसके बिना कोई कार्य ही नहीं हो, तो वो अनिवार्य होता है, बिना उसके हो ही नहीं सकता है, ऐसा समझ लीजिए। लेकिन इसमें अभिप्रेरणा और पुनर्बलन आवश्यक होते हैं, अर्थात अगर नहीं भी होगा तो ऐसा नहीं है कि एकदम होगा ही नहीं। हाँ, थोड़ी बहुत स्लोली फास्टली जो भी होगा वो होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये दोनों नहीं रहेगा तो होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये दोनों अगर नहीं रहेगा तो वो काम होगा ही नहीं। अर्थात किस काम के लिए हम कर रहे हैं? अधिगम के लिए कर रहे हैं, सीखने के लिए कर रहे हैं। अब होता क्या है? तो उद्दीपक क्या है? तो उद्दीपक जिसको देखकर काम करने का मन करता है, सीधी बात। अब जिसको देखकर काम करने का मन करता है, जॉब को देख करके जॉब पाने, अर्थात जॉब हमारे लिए क्या है? तो उद्दीपक है, स्टिमुलस है। अब जब जॉब पाने के लिए हम क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। तो जॉब को देख करके पढ़ने का मन करता है। छोटा बच्चा चॉकलेट या टॉफी को देख करके स्कूल जाने का उसका मन करता है। तो वो क्या है? उद्दीपक है। वो क्या है? स्टिमुलस है। अर्थात जो भी चीज़ों को, जिन चीज़ों को देख करके मुझे काम करने का मन करता है, उसको हम क्या कहते हैं? स्टिमुलस कहते हैं या उद्दीपक कहते हैं। फिर अनुक्रिया क्या है? तो उद्दीपक को ही देख करके हम क्या करते हैं? रिस्पॉन्स करते हैं, अनुक्रिया करते हैं। क्योंकि उद्दीपक हमारा क्या है? जॉब है। और जॉब को देख करके पहले हमें क्या हुआ? तो जॉब को देख करके काम करने का मन किया, लेकिन हम कार्य का प्रारंभ किसको देखकर करते हैं? उद्दीपक को देखकर, जॉब को देखकर, चॉकलेट को देखकर, टॉफी को देखकर, भोजन को देखकर, जो भी चीजें हैं। उद्दीपक बहुत सारे अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो अलग अलग उद्दीपक को देख करके जब हम उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, जो हमें ये मिलता है कि नहीं, उन चीज़ों को हम करें। जैसे कि हम पढ़ते हैं, तो पढ़ने का काम क्या है? अनुक्रिया का काम है। तो अनुक्रिया का काम क्यों हम करते हैं? उद्दीपक को देख करके। तो इसलिए जब हम उद्दीपक को देखते हैं तो काम करने का मन करता है, और उसी उद्दीपक को देख करके हम रिस्पॉन्ड करते हैं, अर्थात अनुक्रिया करते हैं। वो क्या है? अनुक्रिया होता है। फिर मोटिवेशन क्या है? तो मोटिवेशन अर्थात अभिप्रेरणा वह आंतरिक शक्ति है, हमारे मन की वह आंतरिक शक्ति। आप अगर नोट डाउन करना चाहेंगे तो हम बोलते हैं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अर्थात किसी भी व्यक्ति के अंतःमन की, आंतरिक मन की वह शक्ति जो उसे कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। मतलब मेरे मन की वह आंतरिक शक्ति
जो मुझे कार्य करने के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है। तो जो प्रेरित करती है वो अभिप्रेरणा है। अर्थात क्या होता है, तो जब हम किसी को मोटिवेट करते हैं, हम अभिप्रेरित करते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसके आंतरिक शक्ति को जगाते हैं कि भैया तुम कर सकते हो, तुम चल सकते हो, तुम दौड़ सकते हो, तुम कूद सकते हो, तुम फाइट कर सकते हो, तुम जॉब पा सकते हो, तुम सीटेट क्लियर कर सकते हो, तुम यूजीसी नेट क्लियर कर सकते हो, तुम असिस्टेंट प्रोफेसर क्लियर कर सकते हो, तुम शिक्षक भर्ती परीक्षा क्लियर कर सकते हो, तुम सारी चीजों को कर सकते हो। तो उसको भी, उसके पास वो शक्ति है, उसके पास वो शक्ति है, लेकिन वो सुप्तावस्था में है। जब वो सुप्तावस्था में है तो मैंने एक टीचर होने के नाते उसको बताया कि भैया तुम में वो शक्ति है, तुम क्यों नहीं करते हो, बस तुम ये आलस्य के कारण, बस आलस्य तुम त्याग दो, तुम आलस्य छोड़ दो, ये चीजों को छोड़ दो, आलस्य को थोड़ा सा छोड़ दोगे, बाद में आलस्य कर लेना भाई, अभी छोड़ दो, कुछ सालों के लिए छोड़ दो। अब कुछ सालों के लिए अगर छोड़ दोगे तो डेफिनेटली तुम अपने डेस्टिनेशन को क्या करोगे, पा जाओगे। तो जब उसको लगा कि वाकई सर तो सही कह रहे हैं कि मेरे में तो वो एबिलिटी है, वो हम कर सकते हैं, तो आपने क्या हुआ, आपके मन की आंतरिक शक्ति जग गई। अब जग गई तो आपको अब सोने नहीं देता, भाई तुम्हें करना ही नहीं करना है, तुम्हें असिस्टेंट प्रोफेसर बनना नहीं बनना है, तुम्हें यूजीसी नेट क्लियर करना ही नहीं करना है, तुम्हें सीटेट क्लियर करना ही नहीं करना है, तुम्हें शिक्षक बनना नहीं बनना है। अर्थात अब वो आंतरिक शक्ति चूंकि अब जग गई है, तो वो आपको अब क्या करती है, मोटिवेट खुद से करती है। और जब मोटिवेट खुद से करती है तो डेफिनेटली वो आपके रिस्पॉन्स को और ज़्यादा क्रिएटिविटी बनाती है। अर्थात आप और ज़्यादा मेहनत करते हैं, आप और ज़्यादा रिस्पॉन्ड ज़्यादा करते हैं, और ज़्यादा करने से आपको ज़्यादा फल भी मिलता है। तो ये अभिप्रेरणा हो गया। फिर ये पुनर्बलन। अब हम पहले अभिप्रेरणा को क्लियर कर देते हैं। मैंने बताया था कि अभिप्रेरणा के भी 4 तत्व माने गए हैं। अब जो 4 तत्व माने गए हैं, ये नीड अर्थात क्या कहते हैं, आवश्यकता। आवश्यकता इसको कहते हैं, ड्राइव को प्रणोद, अंतर्नोद या चालक भी कहते हैं। मोटिव को क्या कहते हैं, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक इसको क्या कहते हैं, लक्ष्य। अब जानिए कि ये जो मोटिवेशन है, इसके भी 4 कंपोनेंट्स हैं, इसके भी 4 तत्व हैं। ये आवश्यकता, प्रणोद या अंतर्नोद या चालक इसको कहते हैं, मोटिव को उत्प्रेरक कहते हैं, और फिर लक्ष्य अर्थात गोल कहते हैं। अब ये जो नीड होती है, तो हमारी नीड सबसे पहले हमें पहचाननी पड़ती है कि हमारी नीड क्या है, हमारी आवश्यकता क्या है। जिस प्रकार की हमारी आवश्यकता होती है, हम उस प्रकार से कार्य करते हैं। क्योंकि अगर हमारी आवश्यकता ही नहीं है तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। जब हमारी आवश्यकता रहेगी तभी तो हम कुछ करेंगे। तो आवश्यकता सबसे प्रमुख है, अर्थात समस्या सबसे प्रमुख है। अर्थात मान लीजिए कि अगर मुझे भूख लगी है तो अब किसकी आवश्यकता है, तो भोजन की आवश्यकता है। अब जब भूख लगी है तो भोजन की आवश्यकता हो जाएगी। अब ड्राइव, प्रणोद या अंतर्नोद या चालक, चालक किसे कहेंगे, भूख। भूख जो होगा, भूख क्या होगा, वो चालक का काम करता है। क्योंकि मुझे भूख लगी है तो आवश्यकता किसकी है, भोजन की आवश्यकता है। तो क्योंकि ड्राइव मुझे चला रहा है, जैसे जिस प्रकार से किसी भी वाहन को चलाने वाले कौन होता है, ड्राइवर होता है। तो जब तक उसको ड्राइवर चलाएगा नहीं तब तक क्या गाड़ी अपने आप चल जाएगी, नहीं चलेगी। तो ड्राइव अर्थात भूख जो है हमें चला रहा है कि भैया भूख लगी है, पेट में बिल्ली चूहे सारा कुछ कूद रहा है। तो कूद रहा है तो वो क्या कर रहा है, प्रणोद होता है, अंतर्नोद होता है, वो चालक होता है, वो हमें ड्राइव कर रहा है, वो हमें दे रहा है कि भैया जल्दी से भोजन करो, भोजन करो, भोजन करो, कुछ भी हो मतलब नहीं है। तो ये क्या करता है, ड्राइव क्या करता है, उस भोजन को पाने के लिए प्रेरित करता है, चलाता है। फिर उत्प्रेरक, उत्प्रेरक क्या काम करता है कि अब मान लीजिए कि भोजन की आवश्यकता है, भूख आपको बहुत तेज लगी है, और मान लीजिए कि आपकी मम्मी ने, आपने देखा कि आपकी मम्मी बहुत अच्छा खाना बना रही है,
भूख बहुत तेज लगी है और आप कहीं से आए और एकदम से बहुत सेंटेड खुशबू आ रही है खाने की, तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, तो आपकी जो भूख है वो और ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, और ज़्यादा बढ़ जाएगी कि कब हमारे पास आए, मम्मी भूख लगी है, मुझे बहुत तगड़ी भूख लगी है। अब आप वहाँ पर कहे कि क्योंकि अब ये जो सुगंध है वो आपको और ज़्यादा उत्प्रेरक का काम करती है, और ज़्यादा आपको चला रहा है, तो मुझे जल्दी से दो, जल्दी से दो, जल्दी से दो। और 2 मिनट भी विलंब होता है तो आपको अब रहा नहीं जा रहा है, क्योंकि भूख पहले से ही लगी हुई थी, उस पर ये उत्प्रेरक और ज़्यादा, ये सुगंध जो है वो और ज़्यादा काम कर रहा है। तो मोटिव वो होता है, उत्प्रेरक वो होता है। फिर गोल क्या होता है? जब भोजन आपके सामने आ गया तो भोजन को आपने क्या किया? आपने कर लिया। जब भोजन आपने कर लिया तो ये भूख अब क्या हो गई? अब शांत हो गई। अब भूख शांत हो गए। तो भूख जब शांत हो गए तो इसका ये लक्ष्य आपकी लक्ष्य की प्राप्ति हो गई। अर्थात ऐसा समझिए कि भोजन अर्थात जॉब आपकी आवश्यकता है, फिर जो ड्राइव कर रहा है वो ड्राइव कौन कर रहा है? वो जो आपके अंदर की भूख है कि मुझे जॉब पाना है, मुझे जॉब पाना है, मुझे जॉब पाना है, वो आपकी भूख है, वो आपको चला रहा है। अब ये उत्प्रेरक का काम कौन कर रहा है? तो आपकी जो आंतरिक शक्ति है कि नहीं भाई, अगर तुमने नहीं किया तो बस पीछे रह जाओगे, फिर नहीं मिलेगी, फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा, तो अभी कर डालो, जल्दी से करो, जल्दी से करो। ये आपकी आंतरिक शक्ति आपको जगा रही है। और जब आपने सारा काम उस पर किया, रिस्पॉन्स आपने बहुत अच्छे से किया, तो क्या होगा? गोल की प्राप्ति होगी, अर्थात जॉब सेटिस्फैक्शन हो जाएगा। जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं कह सकते हैं उसको, जॉब मिल जाएगा। आप सीटेट क्लियर कर पाएंगे, आप यूजीसी नेट क्लियर कर पाएंगे, आप असिस्टेंट प्रोफेसर क्लियर कर पाएंगे, या अलग अलग परीक्षाओं को आप बेहतर ढंग से क्लियर कर पाएंगे। तो वो आपका क्या था? आपका लक्ष्य था। तो अब हम इस पर चलते हैं कि अब ये पुनर्बलन होता क्या है। पुनर्बलन क्या होता है? ये जो रीइंफोर्समेंट है, अर्थात पुनर्बलन होता है कि जो अधिगम की गति को बढ़ा दे। क्या कर दे? तो अधिगम की गति को क्या कर दे? बढ़ा दे। तो अधिगम की गति को जो बढ़ा देता है हम उसको पुनर्बलन कहते हैं। अब ये आपने कहा कि अधिगम की गति को बढ़ा दे, तो अधिगम की गति जब बढ़ जाती है, जिसको अर्थात ऐसा तत्व जिसको देने से अधिगम की गति बढ़ जाती है, उसको हम पुनर्बलन कहते हैं। अब ये जो पुनर्बलन होते हैं, ये 2 प्रकार के पुनर्बलन होते हैं। इसको हम मिटा देते हैं। पुनर्बलन जो होते हैं वो 2 प्रकार के पुनर्बलन होते हैं। एक नकारात्मक, चलिए पहले सकारात्मक लिख लें, सकारात्मक, और दूसरा नकारात्मक। पहला सकारात्मक, दूसरा नकारात्मक। 2 प्रकार के पुनर्बलन होते हैं। एक सकारात्मक पुनर्बलन होता है, दूसरा नकारात्मक पुनर्बलन होता है। तो ये मैंने कहा अभी पुनर्बलन की परिभाषा कि जिस अधिगम की प्रक्रिया में जिस तत्व के देने से अधिगम की गति बढ़ जाती है, हम उसको पुनर्बलन कहते हैं। अब सकारात्मक पुनर्बलन क्या है भैया? तो सकारात्मक पुनर्बलन हम उसको कहेंगे कि जिस तत्व के देने से अधिगम की गति बढ़ जाती है, हम उसको सकारात्मक पुनर्बलन कहते हैं। और नकारात्मक पुनर्बलन किसको कहते हैं? तो जिसके हटा लेने से, अर्थात अधिगम की प्रक्रिया में जिस तत्व के हटा लेने से या परिहार कर देने से, छोड़ देने से अधिगम की गति बढ़ जाती है, हम उसको नकारात्मक पुनर्बलन कहते हैं। अब आपने सोचा होगा कि ये तो आप गलत परिभाषा कर रहे हैं। नकारात्मक पुनर्बलन तो वो होगा कि जिसको देने से, जिसको हटा लेने से अधिगम की गति बढ़ कैसे जाएगी? इसमें तो घटना चाहिए भाई। इसमें आप ठीक कह रहे हैं कि जिसको देने से अधिगम की गति बढ़ जाती है, लेकिन आपने यहां पर तो गलत कह दिया कि जिसको हटा लेने से अधिगम की गति बढ़ जाती है। बढ़ेगी कैसे? घटेगी तो नहीं। यहां पर जिसको हटा लेने से, अब कैसे हो मैं बताऊंगा। अब जिसको हटा लेने से अधिगम की गति बढ़ जाती है, उसको हम नकारात्मक पुनर्बलन कहते हैं।
अब मैंने सकारात्मक पुनर्बलन को कहा था कि सकारात्मक पुनर्बलन क्या है, जिसके देने से अधिगम की गति बढ़ जाती है। तो जिसके देने से, अगर मान लीजिए कि मैंने उपहार दे दिया, तो उपहार दे दिया, कोई कक्षा है और मैंने घोषणा की कि 100 जो भी आधे घंटे में इस पूरे पाठ को सुना देगा मैं उसे 100 रुपये दूंगा। तो अब सारे बच्चे उसमें लग गए। सारे बच्चे जब लग गए तो सब अपने अपने प्रयास कर रहे हैं कि मुझे 100 रुपये मिले, मुझे 100 रुपये मिले, मुझे 100 रुपये मिले, अर्थात सबके अधिगम की गति क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो जब अधिगम की गति बढ़ जाए, अर्थात जिसको देने से अधिगम की गति क्या हो तो बढ़ जाए, उसे हम क्या कहते हैं, सकारात्मक पुनर्बलन कहते हैं। जैसे कि प्रशंसा, उपहार, पुरस्कार इत्यादि। नकारात्मक पुनर्बलन क्या है, तो नकारात्मक पुनर्बलन वो होता है जिसके बचाव से या जिसके परिहार से या जिसके दूर जाने से अधिगम की गति बढ़ जाती है। अब ये क्या होता है कि जिसके बचाव से, जिसके दूर जाने से, जिसको हटा लेने से अधिगम की गति बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए अभी सर्दी का मौसम है, अभी सर्दी का मौसम है, तो अगर मान लीजिए कि जिसके बचाव से, अर्थात ठंड के बचाव से हमने क्या किया, तो कंबल को ओढ़ लिया, हमने क्या किया, रजाई को ओढ़ लिया। तो जिसके बचाव से, अर्थात ठंड के बचाव से हमने क्या किया, अधिगम की गति को बढ़ा लिया। अब मान लीजिए कि कपड़े आप पहन लिए, तो कपड़े आप पहन लिए तो ठंड से आप क्या कर रहे हैं, ठंड को आप दूर भगा रहे हैं। ठंड को आप जब दूर भगा रहे हैं तो जिसके बचाव से, तो ठंड के बचाव से अधिगम की गति क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्योंकि कपकपी थी तो आपने रजाई ओढ़ लिया, आपने बहुत सारे उलन कपड़े पहन लिए, तो उसके बचाव से आपके अधिगम की गति बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर ठिठुरन होगी तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो इसलिए आपने बहुत सारे कपड़े पहन लिए, आपने बहुत सारे रजाई ओढ़ लिया, आपने बहुत सारे कंबल तान लिए और दुबक के बैठ गए और पढ़ने के लिए, तो आप पढ़ पाएंगे। उसी प्रकार से अगर गर्मी है तो गर्मी के बचाव से आपने क्या किया, तो पंखे का स्विच ऑन कर दिया। क्योंकि गर्मी को दूर भगाना है, जिसके बचाव से, जिसको दूर करने से, अर्थात गर्मी को दूर करने से, अर्थात पंखा को स्विच देने से, कि जिससे दूर करने से या जिसका परिहार करने से अधिगम की गति बढ़ जाती है, हम उसको क्या कहते हैं, तो नकारात्मक पुनर्बलन कहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये लर्निंग का पार्ट, जो सेकंड पार्ट था, मुझे बहुत अच्छे ढंग से आपने समझा होगा। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।